Yeah, in today's class, I have to cover some important literary terms. Already, I sent this PDF file in WhatsApp group. You can go and download it or take print out. The first word is villanelli. जो पहला शब्द है वो villanelli है. Villanelli क्या है? It's a 19th line poem. 19 लाइन की कविता को विलानेली कहा जाता है और इसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है. स्ट्रिक्ट फॉर्म का मतलब कि इसका सेट स्टैंजा फॉर्म होगा और उसका राइम स्कीम होगा. तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 टर्सेट्स. इसमें कितना टर्सेट होता है? 5 टर्सेट होता है. एक टर्सेट बराबर 3 लाइन्स स्टैंजा. इफ एनीवन आस्क व्हाट इज टर्सेट, टर्सेट इज द 3 लाइन्स स्टैंजा. 3 लाइन की स्टैंजास को टर्सेट कहा जाता है. तो फिर से मैं बता दूं कि विलानेली जो है 19th लाइन पोयम है जो एक स्ट्रिक्ट फॉर्म को कवर करता है. इट कंसिस्ट ऑफ 5 टर्सेट्स. इसमें 5 टर्सेट्स होते हैं. इसमें 3 लाइन स्टैंजाज होता है फॉलोड बाय 1 क्वार्ट्रेन और एक इसमें क्वार्ट्रेन होता है. तो अगर जो है 19 लाइन्स है तो उस 90 लाइन्स को विलानेली 90 लाइन्स की पोयम, उस 90 लाइन्स को 3-3 लाइन का 5 स्टैंजा बनाया जाता है. तो इस तरह से 15 लाइन हो जाती है टर्सेट के रूप में. फिर जो लास्ट की 4 लाइन बची होती है उसको क्वार्टेन का रूप दिया जाता है. क्वार्टेन क्या होता है? 4 लाइन स्टैंजा होता है. तो टर्सेट 3 लाइन स्टैंजा, क्वार्टेन 4 लाइन स्टैंजा. इसका जो राइम स्कीम है वो भी सेट है. मतलब उसका क्या है कि टर्सेट का ए बी ए, जितने भी टर्सेट होंगे उसका राइम स्कीम ए बी ए. और जो क्वार्ट्रेन होता है उसका ए बी ए ए. क्वार्ट्रेन का राइम स्कीम क्या होगा? ए बी ए ए. तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो विलानेली है ये क्या है? विलानेली 90 लाइन पोयम्स है जिसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्म है. और ये जो पोयम होता है आपका 5 टर्सेट में होता है. 5 टर्सेट 3 लाइन्स स्टैंजा. टर्सेट 3 लाइन्स स्टैंजा और ये 5 टर्सेट में होता है फॉलोड बाय 1 क्वार्ट्रेन. और वो ये क्वार्ट्रेन से फॉलो होता है. वो क्वार्ट्रेन का मतलब 4 लाइन्स स्टैंजा. द राइम स्कीम फॉर द टर्सेट इज, जो टर्सेट है उसका जो राइम स्कीम है ए बी ए. while द क्वार्ट्रेन, जो क्वार्ट्रेन है उसका जो राइम स्कीम है ए बी ए ए. द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट टर्सेट सर्व एज द रिपीटिंग रिफ्रेन. जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है फर्स्ट टर्सेट का वो हर टर्सेट में रिपीट होता है. द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जो पहली और जो अंतिम लाइन है पहले टर्सेट का ये हमेशा रिपीट होता है एज रिपीटिंग रिफ्रेंस, अल्टरनेटिंग एज द फाइनल लाइन ऑफ ईच सब्सिक्वेंट टर्सेट एंड appearing again as the two final lines of the concluding quatrain. जैसे एक उन्होंने एग्जांपल दिया, जीन जीन पैजार्ड पोयम. विलानेली है, एक राइटर है जीन पैजार्ड. उनकी पोयम जो है वो विलानेली का एग्जाम्पल है. और पोयम का टाइटल क्या है? आई लॉस्ट माई टर्टल डब. पोयम का टाइटल है आई लॉस्ट माई टर्टल डब. सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आई हैव बीन कवरिंग सम लिटरेरी टर्म्स. और उस लिटरेरी टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म कवर कर रहे हैं उसका नाम विलानेली है. विलानेली क्या है? 19 लाइन पोयम है. इसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्म होता है. इसमें 5 टर्सेट्स होते हैं. और 5 टर्सेट, एक टर्सेट का मतलब 3 लाइन्स स्टैंजा. तो 5 टर्सेट का मतलब 15 लाइन्स स्टैंजा फॉलोड बाय 1 क्वार्ट्रेन. और वो एक क्वार्ट्रेन से फॉलो होता है. क्वार्ट्रेन फॉलो करने का मतलब कि जब 15 लाइन 3-3 के का एक स्टैंजा बनेगा, 5 स्टैंजा में होगा तो 15 लाइन हो जाएगा. फिर लास्ट की जो 4 लाइन बची होती है उसको जो है क्वार्ट्रेन का रूप दिया जाता है. जो टर्सेट का राइम स्कीम है वो ए बी ए है. जो आपका क्वार्ट्रेन का राइम स्कीम है वो ए बी ए ए. मीन्स टर्सेट का ही सब कुछ है लेकिन लास्ट में ए और जुड़ जाता है. तो ए बी ए टर्सेट का राइम स्कीम होगा. क्वार्ट्रेन का ए बी ए ए. जो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है वो एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें हर स्टैंजा का मतलब ये कि जो
पहला स्टैंजा है टर्सेट का, उसकी पहली लाइन और उसकी अंतिम लाइन, ये हर स्टैंजा में रिपीट होती है, तो इसमें रिपीटिशन भी होता है। फिर एक उन्होंने कहा कि जीन पेजार्ट्स एक राइटर है, उनकी पोयम का नाम है विलानेली, सॉरी पोयम विलानेली का एग्जाम्पल है। पोयम का जो टाइटल है आई लास्ट माई टर्टल डब, पोयम का जो एग्जाम्पल है क्या है, आई लास्ट माई टर्टल डब। उसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, जैसे पहली लाइन है आई हैव लास्ट माई टर्टल डब इज नॉट दैट हर जेंटल कू, आई विल गो एंड फाइंड माई लव। ये 3 लाइन का एक स्टैंजा है, इसको क्या कहा जाएगा, टर्सेट कहा जाएगा। फिर इसी तरह से ये 3 लाइन का एक स्टैंजा, हैव यू मॉर्न योर मेटेड लव, ओ गॉड आई एम मॉर्निंग टू, आई हैव लॉस्ट माई टर्टल डब। अगर आप इसमें देखिएगा कि जो पहला लाइन था आई हैव लास्ट माई टर्टल डब, वो दूसरे स्टैंजा की लास्ट लाइन बनती है आई हैव लास्ट माई टर्टल डब, तो ये रिपीटिशन हो रहा है, ये रिपीटिशन हो रहा है। इसी तरह से ये 3 लाइन का स्टैंजा बना। फिर उसके बाद एक 3 लाइन का स्टैंजा, इफ यू ट्रस्ट योर फेथफुल डब, ट्रस्ट माई फेथफुल इज जस्ट एज ट्रू, आई विल गो एंड फाइंड माई लव, आई विल गो एंड फाइंड माई लव। इसका जो पहले स्टैंजा का जो लास्ट लाइन था वो थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन बनी हुई है। आगे है plentifully you speak your love, all my speech is turned into I have lost my turtle dove। फिर आया I have, पहली लाइन का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, such a beauty was my dove, other beauties will not do, I will go and find my love। तो अगर आप देखेंगे जो विलानेली है 19 लाइन की पोयम को कहा जाता है, और ये जो 19 लाइन की पोयम होती है ये 5 टर्सेट में होता है और एक क्वार्टरेन में होता है। एक टर्सेट बराबर 3 लाइन, तो 5 टर्सेट बराबर 15 लाइन, क्वार्टरेन में का मतलब 4 लाइन सिस्टम, तो 15×4 19 हो जाता है। राइम स्कीम इसका क्या है, टर्सेट का राइम स्कीम ए बी ए, और जो आपका क्वार्टरेन है उसका ए बी ए ए। एक चीज उन्होंने और बताया कि जो पहला स्टैंजा होगा, पहले स्टैंजा का पहला लाइन और अंतिम लाइन वो रिमेनिंग पोएम्स में, रिमेनिंग स्टैंजाज में रिपीट होता है, तो इसमें रिपीटिशन भी होता है। फिर एक उन्होंने उदाहरण दिया कि जॉन जीन पैजिराट्स का पोयम है विला डेली आई लास्ट माई टर्टल डब, उसमें इसका जिक्र किया गया। दूसरा वर्ड है वर्स। वर्स क्या होता है उसको लेकर के बात की जा रही है। वर्स रिफर्स टू अ सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया है कि किसी भी कविता की एक लाइन को हम वर्स कहते हैं। हम प्रोज की लाइन को वर्स नहीं कह सकते, केवल पोइट्री की लाइन को हम वर्स कहते हैं। तो वर्स क्या होता है, वर्स रिफर्स टू अ सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री। जो वर्स है वह रिफर करता है, किसको रिफर करता है, सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री को रिफर करता है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ लार्जर पोयम आर स्टैंड एलोन। जो वर्स है यह एक लार्जर पोयम भी हो सकती है, कई लाइनों की कविता, कई लाइनें अगर होंगी तो वो भी हो सकता है, या एक सिंगल लाइन भी वर्स हो सकता है। वर्स को वर्स क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वर्स में मीटर का यूज किया जाता है। तो जो जिसमें भी अगर कहीं पर भी मीटर यूज किया गया है, तो अगर जैसे किसी ड्रामा में मीटर यूज किया गया है तो उस ड्रामा को पोएटिक प्ले कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर के जितने प्लेज हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं, तो वहां पे उसको वर्स का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें आयामिक मीटर का यूज किया गया है। टीएस एलियट के जो प्लेस है उनको पोएटिक प्लेस कहा जाता है, क्योंकि उसमें पोएटिक टच और मीटर का यूज किया गया है। तो जो जो पोइट्री है उसमें जो भी चीजें लिखी जाती है, या वट एवर वी राइट, वट एवर वी से, वी यूज मीटर, वी यूज मीटर। मीटर का मतलब मात्रा। जैसे अगर आपको याद होगा, हम लोग कबीर का, सूरदास का या रसखान के दोहे वगैरह रहीम के पढ़े हुए थे, तो उसमें 13 और 16 की मात्राएं कबीर में होती थी। तो वो जो मात्राएं हैं स्ट्रेच और अनस्ट्रेच पैटर्न पे हम फॉलो करते थे उसी चीज को। सो मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पोइट्री की लाइन को वर्स कहा जाता है, सिंगल लाइन को। जब यही सिंगल लाइन एक से अधिक होता है तो हम उसको स्टैंजा कहते हैं। तो स्टैंजा क्या होता है, स्टैंजा इज अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइन।
स्टैंजा जो है वर्ड्स लाइंस का समूह होता है। तो उन्होंने जो डिफिनेशन दिया, क्या दिया कि वर्स रिफर्स टू अ सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री, इट कैन बी पार्ट ऑफ अ लॉन्गर पोएम और स्टैंड एलोन। वर्स जो है पूरी पोएम, मतलब एक लंबी पोएम की जो लिखी जाती है, तो कई उसमें हो सकती है, एक लॉन्गर पोएम लार्जर पोएम की शक्ल में हो सकता है या अकेले भी हो सकता है। एग्जाम्पल, द रोड नॉट टेकन, करें एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, किसके द्वारा लिखा गया? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। begins with the words two roads diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood. The road not taken, इट्स अ पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है, पीजीटी के सिलेबस में भी है, तो वहां पे इनको लिखा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिगिंस द वर्ड्स टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। फिर उसके बाद आपका क्या है, एक शब्द है, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट क्या होता है? जब किसी भी चीज को, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, जब जानबूझ करके किसी भी चीज को जो है कम करके दिखाया जाता है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है, उस एक्चुअल पोजीशन से उसको कम करके दिखाया जाए। वैसे भी जनरल लाइफ में भी एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि डोंट अंडर स्टेट द पावर ऑफ कॉमन मैन करके, अंडर एस्टिमेट, सॉरी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, कि आम आदमी की ताकत को कम करके मत आंकिए। तो ऐसे ही वर्ड है अंडर स्टेटमेंट, कि कोई भी स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी भी चीज को जो उसके एक्चुअल फॉर्म में है उससे उसको कम करके दिखाया जाए, तो वह अंडर स्टेटमेंट है। जैसे एन अंडर स्टेटमेंट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, या फिगर ऑफ स्पीच होता है वेयर समथिंग इज डेलिबरेटली रिप्रेजेंटेड, जहां किसी चीज को जानबूझ करके, डेलिबरेटली माने जानबूझ करके, रिप्रेजेंट दोबारा दिखाया जाता एज लेस, या तो कम करके दिखाया जाता है लेस सिग्निफिकेंट, आर इंटेंस देन इट एक्चुअली इज, या तो उसको जो है क्या किया जाता है, बड़ा करके दिखाया जाता है। दोनों चीजें हैं, जो उसका एक्चुअल फॉर्म है या तो उससे छोटा करके दिखाया जाएगा या तो उससे बड़ा करके दिखाया जाएगा। एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ फ्लेश वुंड said non-violently by a character with a severed arm। कह रहे इट्स जस्ट अ फ्लेश वुंड, कह रहे यह तो केवल एक जो है फ्लेश वुंड है। फ्लेश वुंड इंजरी है हमारे मांस पर, यह एक छोटी सी इंजरी है। तो वो जो छोटी सी इंजरी है, सेड नॉन कॉलेंटली बाय अ कैरेक्टर, ये बात किसी कैरेक्टर के द्वारा कही गई विद अ सीवर्ड आर्म, सीवर्ड आर्म। यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे बैटल फील्ड है, उस बैटल फील्ड में किसी ने किसी को घायल कर दिया है, और घायल करने उसको काफी चोट पहुंचाई गई है, और फिर क्या कहा जाता है, यह तो जो शरीर के ऊपर हल्के से घाव है। तो इसका मतलब एक बड़ी इंजरी को कैसे दिखाया जा रहा है, कम करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अंडर स्टेटमेंट। अगर जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई से दैट कि किसी पॉलिटिशियन का, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं या जनरल लाइफ में कि हंसी हंसी में भी समटाइम्स पीपल से कि मिस्टर एक्स गेव मी अ कॉल। अब मैं मिस्टर एक्स का नाम नहीं ले रहा हूं, मिस्टर एक्स जैसे कोई बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी हो, या अगर 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 कोई ये कहे कि अ, मुकेश अंबानी गेव मी अ कॉल, हाँ, तो कोई आम आदमी, तो वो इसका मतलब क्या कर रहा है कि थोड़ा सा आपको लगेगा वहां पर कि ये आदमी मुकेश अंबानी की पोजीशन से या तो वाकिफ नहीं है, या तो जो है उनको अंडर स्टेटमेंट करके दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन मैन है, तो कॉमन मैन को हाउ मुकेश अंबानी कैन गिव अ कॉल। तो अंडर स्टेटमेंट में हमेशा या तो किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा या तो कम करके दिखाया जाएगा। ट्रेजिडी क्या है? अ ट्रेजिडी इज अ genre ऑफ लिटरेचर, जो ट्रेजिडी है यह genre ऑफ लिटरेचर है that portrays serious and often fatal events।
जो कि क्या करता है, गंभीर मुद्दों को लेकर के चलता है। करें, ट्रेजिडी जो होती है, वी ऑल नो कि ट्रेजिडी इट्स अ जॉनर ऑफ लिटरेचर, या आप कह सकते हैं कि ब्रॉडली ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। ट्रेजिडी के लिए कहा जाता है कि दुखांत नाटक, अनहैप्पी एंडिंग। उसके बाद उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है कि डार्क साइड ऑफ लाइफ, ट्रेजिक एक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, कैथारसिस, परगेशन, हाइमार्सिया, डिनाउमेंट, ऑल दीज थिंग्स बी ट्रेजिक फ्लॉ, कैटास्ट्रॉफ, दीज वर्ड्स उससे जुड़ा हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं, ऑलरेडी ये आप जानते हैं, लेकिन एक चीजें बताई जा रही कि ट्रेजेडी क्या है, जॉनर ऑफ लिटरेचर है दैट पोर्ट्रेज सीरियस, जिसमें कि क्या होता है, गंभीर और फैटल इवेंट्स होता है। इट टिपिकली इन्वॉल्व द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल कैरेक्टर। इट टिपिकली, इसमें ट्रेजेडी में हमेशा ये दिखाया जाता है कि इट टिपिकली इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल कैरेक्टर, जो नोबल कैरेक्टर होते हैं उसके डाउनफॉल को दिखाया जाता है ड्यू टू अ फ्लॉ। उसमें एक फ्लॉ होगा, उसमें खुद की कोई कमजोरी होगी, या कोई एक्सटर्नल सरकमस्टांसेस उसके लिए जिम्मेदार होगी। जैसे अगर मैकबेथ का डाउनफॉल हुआ, तो उसके अंदर का फ्लॉ जिम्मेदार था, क्योंकि मैकबेथ में कैरेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी इज कैरेक्टर। लेकिन जो है और जगहों पे जो है, डेस्टिनी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कैरेक्टर। वट एवर इज रिटन बाई द गोल्डन पेन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, इट कांट बी चेंज्ड in any situation. You have to go with those things, you have to face those challenges, those obstacle or hurdle. तो जो ट्रेजिडी है यह एक जानरा है, जानरा ऑफ लिटरेचर है। इसमें किसी भी चीज, गंभीर चीजों को प्रेजेंट किया जाता है और ऑफन फैटल इवेंट्स होता है। ये टिपिकली इन्वॉल्व द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल कैरेक्टर, इसमें नोबल कैरेक्टर्स का डाउनफॉल दिखाया जाता है ड्यू टू अ फ्लॉ आर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। फ्लॉ या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से। एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज अ क्लासिक ट्रेजेडी। वी ऑल नो कि हैमलेट का डिले इन एक्शन रहा है, वहां पर भी फ्लॉ उनका खुद का था। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कहाँ पे आपको नजर आती है, ग्रीक ट्रेजेडी में, क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी में एक ऐसा एक्सटर्नल सिचुएशन तैयार की जाती है कि दैट बिकम द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द हीरो जो है, या नोबल कैरेक्टर का। तो कोई भी अगर पूछेगा, वेरी सिंपली यू कैन से कि ट्रेजेडी इज अ genre ऑफ लिटरेचर दैट portrays सीरियस एंड often fatal events, सीरियस एंड फैटल इवेंट्स। और इसमें क्या होता है, इट टिपिकली इन्वॉल्व द डाउनफॉल ऑफ अ नोबल कैरेक्टर, इसमें किसी नोबल कैरेक्टर के डाउनफॉल की कहानी बताई जाती है। और उसके डाउनफॉल का कारण क्या होता है, ड्यू टू फ्लॉ आर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू फ्लॉ, या तो फ्लॉ की वजह से या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से। बहुत सारा है, ग्रीक ट्रेजेडी, शेक्सपियन ट्रेजेडी, मॉडर्न ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। और अगर आप देखेंगे तो ट्रेजेडी में जैसे अनहैप्पी एंडिंग है, और ट्रेजिक एक्शन है, और आपका ट्रेजिक हीरो है, डाउनफॉल है, और या आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल के अलावा if I say, या if I use the word कि कैथारसिस ग्रीक ट्रेजेडी का, परगेशन, प्यूरिफिकेशन, हाइमार्सिया, पेरिपीटिया, कैटास्ट्रॉफ, these वर्ड्स जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सब ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है टोन। टोन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, टोन भी बहुत जरूरी समझना कि टोन में क्या कहा जा रहा है। टोन रिफर्स टू द आथर्स एटीट्यूड, जो टोन होता है या आथर का एटीट्यूड, या उसका जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है इन अ लिटरेरी वर्क, उसको। तो टोन बहुत सिंपल है। कॉमन वे में भी हम लोग बात करते हैं कि आप कैसी टोन, टोन का मतलब लहजा, जो बोलने का लहजा होता है, जो बोलने का अंदाज होता है, टोन से पता चल जाता है कि आदमी की, किस आदमी का मूड क्या है, आदमी क्या चाह रहा है, आदमी क्या चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर जो है कोई बच्चा हमसे ये कहे, इफ आई एम क्लास, और
Yeah, give me 1 minute. Yeah, I was saying कि जैसे इफ आई एम इनसाइड द क्लास और कोई बच्चा अगर ये पूछे कि मे आई कम इन सर, अगर कोई ये पूछता है कि मे आई कम इन सर, एंड आई से यस यस प्लीज कम इन, तो इट मीन्स दैट कि जो मेरा टोन है वह एक नॉर्मल सिचुएशन को दिखा रहा है. देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट. द टीचर इज इनसाइड द रूम एंड द स्टूडेंट इज outside the room, and he simply asked yeah, he wants to get the permission to come inside the room and said ki, may I come in, sir? Teacher responded yes yes please come. But there is another student who was disturbing me uh, during my lecture, and I said leave the room, leave the classroom, go outside. Then मेरा टोन क्या हुआ, बदल गया. एक को अंदर एंट्री करने के लिए मैंने कुछ, मेरा लहजा दूसरा था, दूसरे को क्लास से बाहर करने के लिए मेरा लहजा दूसरा था. शब्द वही थे, एक तो था कम इन और दूसरे को था गो आउटसाइड. तो कम इन साइड, गो आउटसाइड, ये ये दोनों सिचुएशन क्या बता रही है, हमारा टोन बताता है कि अगर मैं किसी से कहता हूँ लीव द रूम जस्ट नाउ, तुरंत का तुरंत आप कमरा छोड़ दे, लीव दिस प्लेस, आई डोंट वांट टू सी, आई हेट यू, ऑल दीज वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये जितने वर्ड होते हैं उनके कहने का अंदाज अलग होगा. इफ यू से नॉर्मली कि आई हेट यू, आई डिसलाइक यू, तो इसका मतलब इस सेंटेंस का कहने का जो टोन है वो आपको पता नहीं. ये सेंटेंस उस समय बोला जाता है जब आदमी गुस्से में होता है, और गुस्से में उसकी टोन जो है बिल्कुल अलग होती है. तो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके पोयम में देखा जाता है, और खास करके ऐसी जगहों पे ट्रेजिडी में भी देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. बैटल फील्ड में ये पता चलता है. तो टोन क्या है, आथर्स एटीट्यूड, आथर का जो एटीट्यूड है. एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे केवल उसका नजरिया नहीं है, एटीट्यूड का मतलब है कि उसके बिहेवियर से, आथर्स का बिहेवियर कैसा, वो कैसे बिहेव कर रहा है, या उसका इमोशनल एक्सप्रेशन, या किसी चीज को जो वह एक्सप्रेस करना चाहता है, whether he is in light mood, whether he is in comic situation, whether he is in comfort zone, or he is in angry mood, ये सारा चीज उसका क्या इंडिकेट करता है, उसका टोन इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप पोयम पढ़िए डोवा बीच, तो शुरू का जो लाइन है उसमें पोएट का टोन बहुत ही, आप कह सकते हैं कि प्लीजेंट टोन है. और प्लीजेंट टोन कैसे है, वो कहता है कि द सी इज काम टुनाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर, he just presents a beautiful picture of the particular place. Though he is inside the room, through the window he peeps outside the window and just see the beautiful, you can say, picture of that area. लेकिन जब वो लास्ट में कहता ऑल लव लेटर्स बी ट्रू टू वन अनदर, तो ऑल लव लेटर्स बी, उसमें टोन उसका जो है इन्वोकिंग है, और एक उसको गुस्सा है, एक ग्लूमी सिचुएशन है. तो जो एक्सप्रेस करना चाहता उस एक्सप्रेशन में टोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टोन सेज टोन सेज अ लॉट ऑफ आपका कहने का अंदाज बहुत कुछ बयां करता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है. तो व्हाट इज टोन, टोन जो है आथर्स का एटीट्यूड है और उसका इमोशनल एक्सप्रेशन है इन अ लिटरेरी वर्क. एग्जाम्पल, द टोन ऑफ एडगर एलन पो. एडगर एलन पो एक राइटर है, उनकी पोयम है द टेल टेल हार्ट. द टेल टेल हार्ट इज ईरी एंड सस्पेंसफुल. इसमें जो टोन है वो कैसा है, ईरी और सस्पेंसफुल है. और पोयम का क्या नाम है, द टेल टेल हार्ट. अगर हम टोन की बात करेंगे तो टोन हमारा कैसा हो सकता है, प्लीजेंट टोन भी हो सकता है, और टोन हमारा और कैसे हो सकता है, अनप्लीजेंट. टोन इज जस्ट लाइक म्यूजिक, जैसा आपका
टोन होगा वैसे आपकी म्यूजिक भी होगी। अगर टोन प्लीजेंट है इसका मतलब कि उसमें जो म्यूजिक है, जो उसका साउंड है, वो भी प्लीजेंट है। अगर टोन अनप्लीजेंट है तो इसका मतलब म्यूजिक कैसी होगी, हार्श होगी, स्वीट नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीम में उन्होंने बात किया कि व्हाट इज थीम, अ थीम इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज। जो थीम होता है या सेंट्रल आइडिया है या मैसेज है, कन्वेड बाय अ लिटरेरी वर्क, जो किसी एक लिटरेरी वर्क में कन्वे किया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है थीम क्या है, थीम एक सेंट्रल आइडिया है या मैसेज है कन्वेड बाय अ लिटरेरी वर्क। बस आपको इधर ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि किसी लिटरेरी टर्म में किसी एक टर्म को डिफाइन करने के लिए तीन चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही उसकी ब्यूटी को बताते हैं और वही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कभी कोई पूछे कि व्हाट इज थीम, तो थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया और मैसेज कन्वेड बाय अ लिटरेरी वर्क। कोई भी जो लिटरेरी वर्क होता है वो किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु को, किसी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर को लेकर के लिखा जाता है। उसी की इर्द गिर्द तमाम चीजें, तमाम घटनाएं घूमेगी, लेकिन कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। जैसे मैंने बताया कि हैमलेट में क्या दिखाने की कोशिश की गई, डिले इन एक्शन। मैकबेथ में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, इविल एम्बिशन। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें दो थीम इंपॉर्टेंट है, एक तो रिवेंज इंपॉर्टेंट है और दूसरा रेशियल इशू, नस्ल भेद की, वो जो है ये है, वो ये है। इन तमाम इश्यूज को लेकर के वहां पे बात की गई। तो थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना। अ थीम इज द सेंट्रल आइडिया और मैसेज कन्वेड बाय अ लिटरेरी वर्क। द थीम ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस इज प्रिवेलेंट इन रोमियो और जूलियट। जैसे रोमियो और जो जूलियट प्ले है उसका थीम क्या है, लव एंड सैक्रिफाइस। नेक्स्ट टर्म क्या है, टर्जा राइमा। टर्जा राइमा इज अ पोएटिक फॉर्म दैट यूजेस इंटरलॉकिंग टर्सेट्स। टर्जा राइमा एक पोएटिक फॉर्म भी है और यह इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। इटालियन स्टैंजा फॉर्म, टर्जा राइमा पोएटिक फॉर्म भी कह सकते हैं और इटालियन स्टैंजा फॉर्म भी। जैसे टर्सेट है उसी पे टर्जा राइमा का होता है, लेकिन टर्जा राइमा आप देखेंगे 9 लाइन में चलता है, 9 लाइन का स्टैंजा बनाएगा, लेकिन वो 9 लाइन स्टैंजा तीन तीन का बनेगा। 9 लाइन का एक स्टैंजा होगा, लेकिन वो 9 लाइन का स्टैंजा 9 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है 12 में भी। ओ टू द वेस्ट विंड मुझे याद है वो 12 में है। तो टर्जा राइमा इज अ पोएटिक फॉर्म। टर्जा राइमा एक पोएटिक फॉर्म है दैट यूजेस इंटरलॉकिंग टर्सेट्स, और वह इंटरलॉकिंग टर्सेट का यूज करता है। इंटरलॉकिंग टर्सेट क्या होगा, तीन 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 का चलेगा। जैसे तीन चला ए बी ए चला, फिर तीन चला बी सी बी चला, फिर चला सी डी सी चला। मतलब पहले तीन लाइन में से पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम करेगी। उसके बाद फिर इस तरह से ए बी सी डी सी। और अगला अगर हमें करना होगा तो आपका डी, दांते। उन्होंने बताया कि जो दांते है, दांते एलिघेरीज, दांते जो बड़े राइटर पोएट है उनका एक वर्क है डिवाइन कॉमेडी, एक टर्जा राइमा को में लिखा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके, बहुत सिंपल सिंपल से, बट दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड कि कौन किस में लिखा गया है। तो दांतेस का डिवाइन कॉमेडी टर्जा राइमा में लिखा गया है, और ओ टू द वेस्ट विंड भी टर्जा राइमा में लिखा गया है। नेक्स्ट है टर्सेट। टर्सेट भी थ्री लाइन्स स्टैंजा होता है। टर्सेट इज अ स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ थ्री लाइन, ये भी थ्री लाइन्स स्टैंजा होता है। हैकू इज अ ट्रेडिशनल, हाँ, जैसे अगर देखा जाए अभी मैंने बात किया था टर्सेट थ्री लाइन्स स्टैंजा, जो आपका पेट्रार्चल सोनेट है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया जाता है। ऑक्टेव तो 8 लाइन्स स्टैंजा, लेकिन जो सेस्टेट होता है वो तीन तीन में भी बांटा जा सकता है। सेस्टेट तो 6 लाइन्स स्टैंजा, लेकिन उस 6 लाइन्स स्टैंजा को दो अलग अलग स्टैंजा में बांटा जा सकता है, और उसको जो 3 लाइन का स्टैंजा होता है उसको टर्सेट कहा जाएगा। अब आप ये कहेंगे टर्सेट अगर है तो टर्जा राइमा और टर्सेट में फर्क क्या होता है। टर्जा राइमा 3 लाइन का बनेगा, लेकिन वो 3 लाइन जो 3, 6, 9, 12 इस तरह से बढ़ता जाता है। और टर्जा राइमा एक पोइटिक फॉर्म है,
दैट्स अ पोएटिक फॉर्म दैट यूजेस इंटरलॉकिंग टर्सेट। और टर्सेट क्या है? यह एक स्टैंजा फॉर्म है जिसमें थ्री लाइन्स होता है। जैसे हाइकू है, हाइकू जो है सबसे शॉर्टेस्ट पोयम होती है, सबसे छोटी पोयम होती है और ये 3 लाइन की होती है, 3 लाइन की। हाइकू इज अ ट्रेडिशनल जापानीज फॉर्म विथ 3 लाइन टर्सेट। इसमें जो 3 लाइन का 3 लाइन की पोयम होती है और ये जापानीज फॉर्म ऑफ द, ये सब पूछा जा चुका है। सबसे छोटी फॉर्म ऑफ द पोयम क्या है? हाइकू है। कहाँ से है? जापान से आया हुआ है। आज का एक और वोकैब लास्ट है सिनेस्थीसिया। सिनेस्थीसिया एक इमेज का नाम होता है। सिन का मतलब होता है टूगेदर। पहले आप ये समझिए कि SYN। सिन का मतलब होता है साथ साथ, जहां कई लोग मिल करके, एक से अधिक लोग जुड़े हो, उसके लिए सिन हुआ। जैसे सिंडिकेट बैंक बनता था। सिंडिकेट बैंक एक ऐसा बैंक जहां पे कई कर्मचारी रहते हैं, वो अब उसका नाम बदल दिया गया। तो सिन का मतलब टूगेदर, साथ साथ। अब साथ साथ इसमें क्या बताया गया है? सिनेस्थीसिया एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है या इमेज है वेयर वन सेंसेसरी एक्सपीरियंस इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ अनदर, जहां पर एक सेंसेस की चीजों को दूसरे से जोड़ करके बताया जाता है। सिनेस्थीसिया इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर वन सेंसेसरी एक्सपीरियंस इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। जैसे द साउंड ऑफ द वायलिन टेस्टेड लाइक हनी। अब आप ये बताइए कि वायलिन की आवाज जो है हनी जैसी थी। हनी का जो टेस्ट है वो मीठा या खट्टा, यानी मीठा होता है हनी का। तो हनी के टेस्ट के लिए जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या टंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जो साउंड है, साउंड के लिए किस सेंस की जरूरत पड़ेगी? कान की जरूरत पड़ेगी। तो कान में ऑडिटरी इमेज आ रहा है, और इधर आपका कौन सा इमेज आ रहा है? हनी में जो इमेज आ रहा है वो आपका जो है गस्टेटरी, गस्टेटरी इमेज आ रहा है। तो ये जो गस्टेटरी इमेज है, दो इमेजेस मिल करके, तो जहां पर किसी भी चीज को समझने के लिए दो इमेजेस का सहारा लेना पड़ता है, उसको सिनेस्थीसिया कहा जाएगा या सिनेस्थेटिक इमेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कहा मैंने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, गुलजार कहिए, तो मैंने देखी उन आंखों की महकती खुशबू। आंख जो है विजुअल इमेज हो गया, लेकिन खुशबू आपका क्या हो गया? खुशबू नोज से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर भी टू सेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो जहां पे किसी भी चीज को समझने के लिए टू सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना? उसके लिए हमें जो है सिनेस्थीसिया या सिनेस्थेटिक इमेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैंने सिनेस्थीसिया 1, टर्सेट 2, टर्जा राइमा 3, थीम 4, टोन 5, ट्रेजिडी 6, अंडर स्टेटमेंट 7, वर्ष 8, विलाडेली 9, 9 लिटरेरी टर्म मैंने कवर किया है। एंड आई थिंक कि सोनी एंड धर्मेंद्र, आप लोग अपना मुझे फीडबैक जरूर दीजिए अनम्यूट करके कि क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है या नहीं। अमृत भी आज जुड़ी हुई है, अमृत भी अनम्यूट कर सकती है। यू कैन गिव मी योर फीडबैक। जो चीजें पढ़ाई जा रही सब समझ में आ रहा है? जी गुड सर। इवनिंग सर। गुड जी सर, इवनिंग। पढ़ाई भी बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, that's good। तो ये चीजें देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं क्लास को बहुत लंबा खींचूं। मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं मशीन देख करके या घड़ी देख के क्लास को, नहीं। मेरा मकसद ये है कि मिनिमम 10, 12, 15 लिटरेरी टर्म कवर करना, उससे ज्यादा नहीं कवर करना, वरना लिटरेरी टर्म सब पूरा मिक्सअप हो जाता है। लेकिन जो भी किया जाए वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और सिंपल वे में किया जाए, वो हमें समझ में आना चाहिए, ताकि नियर फ्यूचर में ये नोट्स अगर आपके पास रहे तो आप उसे भूलिए ना। तो जितने भी मैंने क्लासेस आपको लिए हैं, मैं लगातार बता रहा हूँ कि टीचमेंट ऐप हो सकता है 5-6 दिन के बाद फंक्शन करना, उसका फंक्शनिंग प्रॉपर वे में ना रहे। मैं सारे वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर टीचमेंट ऐप काम नहीं करता है, हमारे पास एक ही सहारा रहेगा। वो चीज क्या रहेगा? वो जो है यूट्यूब चैनल पे लाइव आकर के क्लास मैं लूंगा। और यूट्यूब चैनल पे तो मैं कंटेंट को शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मोबाइल से मुझे नहीं पता कि कैसे शेयर किया जाता, कोई ऑप्शन है या नहीं है मोबाइल से, क्योंकि क्लास मेरी हैबिट है मोबाइल से ही लेने के लिए।
तो जब तक मेरा अपना ऐप नहीं बन जा रहा है तब तक तो मुझे यूट्यूब चैनल पे ही लेना पड़ेगा। बट आई डोंट नो हाउ टू शेयर पीडीएफ फाइल यूट्यूब पर। अगर पीडीएफ फाइल मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाऊंगा तो आपको मैं एक दिन पहले जो मुझे पढ़ाना रहेगा, टाइमिंग और कंटेंट, एक दिन पहले 24 घंटा पहले आपको मैं भेज दिया करूंगा कि इतने बजे मुझे क्लास लेनी है आज, बी रेडी। और जो कंटेंट आपके पास रहेगा उसको चाहे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे पीडीएफ फाइल उसका निकलवा लीजिएगा, वो चीज आप देखते रहिएगा, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो आपके सामने रहेगा तो जब मैं यूट्यूब पे लाइव आकर के एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे लगता है वो आपको चीजें समझ में बहुत आसानी से आएगी। अब इसमें ये रहता कि थोड़ा सा टीचिंग टाइप ऐसा था कि चीजें रिकॉर्ड हो जाती थी, समझ में आता था और शेयरिंग करने में भी आसान था चीजों को। लेकिन दिक्कत ये आ रही कि उन लोगों ने अपनी सेवाएं पहली वाली बंद करके उसमें प्रीमियम कुछ चार्जेस लगाया हुआ है और काफी कॉस्टली जा रहा है। तो अगर उनको चार्जेस देने से बेहतर आदमी अपना ऐप ही बनवा ले। तो ऐप के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है जल्दी प्रोसेस में आ जाए उसमें। तो आई होप कि सोनी, धर्मेंद्र जी एंड अमृत, आई हैव टू कंक्लूड इट हियर। यस सर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं, कुछ कहना तो नहीं है? सर व्हाट्सएप पे शेयर एक दिन पहले प्रिंट आउट हो नहीं पाएगा पीडीएफ हाँ ग्रुप में? जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं हाँ। सर उनके पास शेयर हो जाए, जो पेड स्टूडेंट के हैं सर। आवाज आपकी कट रही धर्मेंद्र। मैं कह रहा हूँ कि जिसे मान लीजिए आपके जो पेड स्टूडेंट हैं तो उनके व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, आप ग्रुप में हम लोग निकाल लेंगे फिर। हेलो। हाँ, जी मैं सर। पीडीएफ फाइल ग्रुप में, हाँ, पीडीएफ फाइल मैंने यही बताया कि पीडीएफ फाइल जी एक दिन पहले मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसका जी प्रिंट जी। आउट निकाल लीजिएगा। और प्रिंट आउट ओके निकाल सर। के जब आप उसे अपने पास रख लेंगे और उसको एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो आपको और आसानी जी से वो चीज समझ, जैसे अभी 12 पेज भेजा गया आपको। हाँ, जी अभी 12 पेज जो हमें एक्सप्लेन करने में, आज हम लोगों ने 2 पेज एक्सप्लेन कर लिया है। अब अगर ये जी। जो 10 पेज बच रहा है, 10 पेज को एक्सप्लेन करने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा, कम से कम यस अगर सर। हम करेंगे तो। अब ये 3 दिन का, तो आप सबसे पहला काम करिएगा कि ये 12 पेज जरूर निकाल के रख लीजिए अपने पास। ओके सर। ये जी 12 सर। पेज हो सकता है कि कल या परसों, हाँ, इसको निकाल के रख लेंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, ओके सर। बाकी और लोगों को भी बताइए। और हो सकता है कल क्लास ले, और अगर कल ना भी ले पाएंगे तो कल उम्मीद है मोस्ट में कल तो लेंगे। मंडे को नहीं, क्योंकि मंडे को कानपुर यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ बिजी रहेंगे। मंडे को जी पॉसिबल जी। नहीं, लेकिन कल, हाँ कल को ठीक। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर।